सुकून से भरा नया सवेरा। राहुल गांधी की यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा ने दिया कांग्रेस को करारा झटका। 55 साल पुराना रिश्ता किया खत्म, शिवसेना में हुए शामिल। कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुआ देश। भाजपा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को बताया छलावा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कांग्रेस अपने नेताओं के साथ नहीं कर पा रही है न्याय, तो दूसरों को कैसे मिलेगा इंसाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव में लिया हिस्सा। पर्व को बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक। कहा श्री अन्न को बढ़ावा देने के प्रयास से करोड़ों किसानों का हो रहा है भला। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू की धूम। पवित्र नदियों और सरोवरों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गायों को खिलाया चारा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर के तीर्थ स्थानों और मंदिर परिसरों में स्वच्छता का महाअभियान। केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और गणमान्य लोगों ने किया श्रमदान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगी विशेष स्वच्छता मुहिम। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर बहादुर सपूतों को नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा वीर सैनिकों के योगदान का ऋणी है पूरा देश। फिर बिगड़ी दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता। सुबह 10 से 11 बजे के बीच औसत एक्यूआई 450 के पार। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान ग्रेप 3 लागू। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। इंदौर में T20 में भारत ने अफगानिस्तान को हराया। सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त। यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने खेली धमाकेदार पारी। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। मणिपुर से आज राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन इस यात्रा से पहले ही कांग्रेस टूटने की स्थिति जैसी बनी, क्योंकि 55 साल बाद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। 55 साल के रिश्ते के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे मिलिंद देवड़ा, जिनका परिवार 55 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा रहा, उसी मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ने की आज घोषणा कर दी। वे कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे का उन्होंने दामन थामा। उन्होंने कहा कि निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन कांग्रेस से निराश होकर उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। एक तरफ देश के पूर्वी हिस्से से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, तो दूसरी ओर पश्चिम में उनकी पार्टी को जोरदार झटका लग रहा था। तथाकथित देश जोड़ने निकले राहुल गांधी की पार्टी का एक और हाथ उनका साथ छोड़कर चला गया। दिग्गज कांग्रेसी नेता मुरली देवरा के पुत्र और पूर्व सांसद मिलिंद देवरा ने पार्टी छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने पार्टी का झंडा थमाकर उन्हें शिवसेना में शामिल कराया। लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी देते हुए मिलिंद देवरा ने लिखा कि आज मेरी यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 वर्ष का पुराना रिश्ता खत्म हुआ। मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, जो मोदी कहें या करें उसका विरोध करना, जबकि वो विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है।
आज महाराष्ट्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मैंने मराठी में कहा कि जमिनीवरचे नेते है, इतने एक्सेसिबल मैंने इतने सालों में वर्षा को, बंगले को इतने एक्सेसिबल कभी नहीं देखा है। और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है। आज मुंबई और भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर है। एक के बाद एक कई झटके खा चुकी कांग्रेस ने इस बार भी वही प्रतिक्रिया दी कि किसी के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप खुद मिलिंद देवरा दे सकते, मिलिंद देवरा की पिताजी मिलिंद देवरा खुद, ये कांग्रेस पार्टी की दया से, सहयोग से मंत्री बने, नेता बने, और कांग्रेस पार्टी क्या दे सकते पता नहीं। एक ओर कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल जिले से शुरू हुई। ये यात्रा 15 राज्यों में 100 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। भाजपा ने इस पे तंज कसते हुए इसे न्याय यात्रा नहीं बल्कि राहुल की रीलॉन्चिंग यात्रा बताया। अब कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में रही, उनको भी लगता है कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस में वो काम करते थे, और उनको वहाँ न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए अब बारी बारी सब राहुल गांधी जी का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में मेरिट, टैलेंट, काबिलियत की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर केवल जो व्यक्ति दरबारी बनना चाहता है, जो साइकोफेंट बनना चाहता है, उसी के लिए जगह है। इसीलिए राहुल गांधी जी से मैं आज कहूँगा कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं बल्कि वो कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा और कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कांग्रेस के 5 युवा नेता नजर आ रहे हैं, जिसमें से सचिन पायलट के अलावा बाकी चारों नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद जितिन प्रसाद ने जून 2021 में और आरपीएन सिंह ने जनवरी 2022 में पार्टी छोड़ी। आज मिलिंद देवरा भी कांग्रेस छोड़ गए। वैसे राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कई नेताओं ने दिशाहीन और भ्रमित नेतृत्व का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसमें असम के कांग्रेस महासचिव कमरुल इस्लाम चौधरी, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सूबे के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनप्रीत बादल, दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी आदि शामिल हैं। अब देखना होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्टी को कितना जोड़कर एक साथ रख पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेताओं द्वारा लगातार कांग्रेस छोड़ने पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस में कांग्रेस के नेताओं को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपनी पार्टी में ही न्याय न मिलने के कारण आज कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी लाइन लगी है। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी उनसे सीट गठबंधन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उस मामले को अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और भटका रहे हैं। इसलिए किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। मिलिंद देवरा जी, जिनके परिवार 55 साल से कांग्रेस से जुड़ा था, उन्होंने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दी, क्योंकि न्याय नहीं। और अब श्री राम नगरी अयोध्या धाम से जुड़ी खबरें। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। देश और दुनिया के लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी खास है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का सपना सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से सालों पहले देखा था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि आज से ठीक 32 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता का संदेश फैलाने के लिए एकता यात्रा पर थे। जय श्री राम के नारों के बीच नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनने पर ही वो यहाँ वापस आएंगे। अनगिनत हिंदुओं की सदियों की दृढ़ता और तपस्या के बाद भगवान श्री राम लला जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में पुनर्प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। स्वच्छ तीर्थ इस हैशटैग को शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देशवासियों से मंदिरों को, पूजा स्थलों को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया। और इसके बाद रविवार को मकर संक्रांति के अवसर पर सामान्य जन ही नहीं, विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में हिस्सा लिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में अभूतपूर्व उत्साह है। वर्षों बाद प्रभु राम पधार रहे हैं। रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। सिर्फ अयोध्या ही क्यों, पूरा देश राममय है। सफाई सुथराई सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही है। रविवार को देश भर के मंदिरों, तीर्थ स्थलों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इस अभियान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। अभियान को शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री ने अयोध्या धाम बस स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बसों व ई व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी ये कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद स्थित श्री जगन्नाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी दिल्ली में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, जबकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा के बालेश्वर में झाड़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने मंदिर परिसर में सफाई की। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के अंगुल में मां हिंगुला मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। समग्र हिंदू समाज के लोग उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज से मकर संक्रांति शुरू हो रही है। आज से लेके 22 जनवरी तक भारत की सभी तीर्थ स्थानों को पहुँचे, वहाँ उनकी स्वच्छता अभियान चलाए, वहाँ अपना सेवा दे। ये जो प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से सबके मन में वो ज्योति प्रज्वलित करने का काम किया है कि जिन मंदिरों में हम आराधना करते हैं, जहां हम जाके पूजा पाठ करते हैं, हम उन सब जगहों पर स्वच्छता भी रखें और साथ ही स्वच्छता अभियान में भी जुड़ें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, मंदिर है, उन सबको साफ सुथरा करके पूरा एक सफाई का अभियान, स्वच्छता का अभियान चालू करे। वो आज झाड़ेश्वर मंदिर में महाप्रभु के दर्शन के बाद में चालू किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने अलग अलग जगह पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। केशव मौर्य ने बालेश्वर महादेव मंदिर में सफाई अभियान चलाया। वहीं ब्रिजेश पाठक ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के धोलेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर सफाई अभियान में भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल स्थित कैंची धाम में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। लंका विजय के बाद प्रभु राम के अयोध्या पहुंचने पर अवध को जिस तरह सजाया गया था, उसी तरह एक बार फिर सैकड़ों वर्षों के बाद रामलला के राम मंदिर में विराजमान होने से पहले मंदिरों को सजा संवार कर लोग भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोंगल का त्यौहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की सर्वश्रेष्ठ भावना को दर्शाता है और एकता का यही भाव 2047 के विकसित भारत को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान हैं। पोंगल दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तरह यह पर्व भी सूर्य के उत्तरायण का त्योहार है। इस पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह पर्व ईश्वर को धन्यवाद देने के अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। पीएम ने कहा कि पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है। सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती। जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है। हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है। जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। पीएम ने सुपर फूड को लेकर देश दुनिया में नई जागृति आने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज के समय में नौजवान मिलेट्स को लेकर नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। इस दौरान पोंगल त्योहार को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। Our Ram Mandir in Ayodhya is going to open doors after many years to a sacred space filled with divine blessings and spiritual harmony from 22nd January 2024. This wouldn't have been possible without our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. On this occasion, I would like to express my sincere appreciation and a heartfelt thank you to our Honorable Prime Minister on behalf of everyone.
गौरतलब है कि पोंगल फसल कटाई और संपन्नता के प्रतीक का उत्सव होता है। पोंगल के दिनों में घर के बाहर रंगोली मनाई जाती है। साथ ही यह पर्व ईश्वर को धन्यवाद देने के अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। पोंगल के पर्व में साफ सफाई, रंगोली, सजावट ईश्वर से प्रार्थना के रूप में देखा जाता है। इस पर्व को लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उत्साह से मनाते हैं और खास बनाए गए पोंगल के प्रसाद का आनंद लेते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ रजनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 29 जनवरी इस तारीख का सभी छात्रों को बेसब्री से इंतजार है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का आयोजन होगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस साल रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख छात्रों ने, शिक्षकों ने और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 4000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश के अलावा विदेशों के छात्रों के साथ भी रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में आगामी 29 जनवरी को प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा अभिभावकों और शिक्षकों के साथ भी संवाद करेंगे, ताकि छात्रों को उनकी सभी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गत 11 दिसंबर को माईगॉव पोर्टल पर परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत की गई। परीक्षा पे चर्चा को लेकर छात्रों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार रिकॉर्ड 2 करोड़ 5 लाख से अधिक छात्रों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए माईगॉव पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इसके अलावा करीब 15 लाख शिक्षकों और 5.5 लाख से अधिक अभिभावकों ने भी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि वह हम विद्यार्थियों से परीक्षा की चर्चा पर मिलकर हमारे सवालों का जवाब देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आने वाली परीक्षा की चर्चा के लिए, जिससे वो हमारे प्रश्नों का हमें हल देंगे और अच्छी बातें बताकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। परीक्षा के समय हम सभी बच्चों के अंदर चिंताएं होती है, समस्याएं होती हैं और हम बच्चे अक्सर माता पिता से अपनी बातें कह नहीं सकते, परंतु हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब हमसे परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी समस्याएं दूर कर देते हैं। इससे हम बच्चों को परीक्षा के समय बहुत सांत्वना मिलती है और समस्याओं को समाधान करने का तरीका मिलता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 4000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम से पहले 12 से 23 जनवरी तक देश भर के स्कूलों में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें मैराथन दौड़, संगीत प्रतियोगिता, मीम प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और छात्र एंकर, छात्र अतिथि चर्चा जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर देश भर के 500 जिलों में चंद्रयान और खेलों में भारत की सफलता जैसे विषयों पर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है।
निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जन मन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के 1 लाख लाभार्थियों की पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पीएम जनमन के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम जनमन का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंतिम छोर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के प्रयासों के अनुरूप विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए शुरू किया गया। और अब बात मौसम की। ठंड के तीखे तेवर की मार देश के हर लोग झेल रहे हैं, खासकर उत्तरी हिस्सा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक घना कोहरा यातायात पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ट्रेनें देरी से चल रही हैं, उड़ानों के संचालन में भी काफी देरी हो रही। इन दिनों पूरा उत्तर भारत तेज शीतलहर की चपेट में है। लोग ठंड से बचने के लिए जहां अलाव और चाय का सहारा लेते दिख रहे हैं, तो वहीं घने कोहरे ने लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ट्रेन, हवाई जहाज और सड़क यातायात सभी इसकी चपेट में हैं। दिल्ली NCR में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर में लोग घरों में कैद हैं। घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसके चलते कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। ठंडक तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम लोग हैबिचुअल हैं आने के दम टहलने के। 12 महीने टहलते हैं, इसमें कुछ लेट हो जा रहा है। ठंड तो आज बहुत ज़्यादा है, कल 2-3 दिन से ज़्यादा है शीतलहर की तरह से। कोहरे के बीच कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों के संचालन में भी देरी हुई है। दिल्ली हवाई अड्डे पर खराब मौसम के कारण रविवार सुबह 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 7 उड़ानों को जयपुर और 1 उड़ान को मुंबई के लिए डाइवर्ट किया गया। वहीं अगर बात दिल्ली से बाहर की करें तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी समेत कई शहर शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं। तो वहीं कश्मीर में जमा देने वाली शीतलहर जारी है। श्रीनगर में तापमान गिरकर 0 से 4.4 डिग्री नीचे पहुंच गया है। उधर तमिलनाडु के चेन्नई के कई हिस्सों में कोहरे की चादर छाई हुई है। सर्दी के साथ कोहरे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत को जीत के लिए 173 रन की दरकार थी, जिसे टीम ने 15 ओवर और 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित शर्मा 0 पर पवेलियन वापस लौट गए। भारत का दूसरा विकेट विराट कोहली के रूप में सामने आया। वे 29 रन पर आउट हुए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने तेजी से रन बनाए। टॉस जीतकर भारत ने अफगानिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 172 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की ओर से गुलबदीन नाइब ने सबसे ज़्यादा 57 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट हासिल किए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।